जब आप कानून पर भरोसा नहीं करेंगे तभी आप जाकर खुद ही इंसाफ करने लग जाएंगे। और ये जो भीड़ तंत्र है ना, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक आंख से दूसरी आंख पूरे समाज को अंधा कर देने की जो है तरफ हम बढ़ चले। लेकिन आपकी भी तो भूमिका है ना, क्या आप अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा पा रहे हैं इसलिए ऐसी तस्वीर है, या फिर कुछ और चल रहा है? विवेक, देखिए, ये बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं कि विपक्ष अपनी भूमिका में पूरी सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। और कैसे कर रहा है उसको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं सक्रियता के साथ विपक्ष ने उठाए भी हैं, प्रदर्शन भी किए गए हैं। समस्या ये है कि आप दिखा देते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमको दिखाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको मोटा बजट जाता है, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, अभी जिस प्रकरण की बात हो रही है, बरेली वाले प्रकरण की, पहले इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं। ये जो लड़का है ऋषभ ठाकुर, ये भाजपा आईटी सेल का पहले मंडल प्रमुख हुआ करता था और चोरी के आरोप में जेल भी भेजा गया था और इसके ऊपर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी पूर्व में। और जिस बजरंग दल का नाम लेकर के ये कार्रवाई करने घुसा था, सबसे हास्यप्रद यह कि उस बजरंग दल ने पल्ला झाड़ लिया है। उस बजरंग दल ने ऋषभ ठाकुर से पल्ला झाड़ लिया है। एसओजी की टीमें इसको पकड़ने में लगी हैं। उसके बाद भी एक प्रचलन चल पड़ा है कि कोडिन भैया की तरह इसने भी वीडियो जारी कर दिया अपना। सबसे आश्चर्य की बात, सीधी सीधी कानून व्यवस्था की चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार को देते हुए इसने भी वीडियो जारी कर दिया और बता दिया है कि मैं बहुत पाक साफ हूं। धर्म, चूंकि मैं धर्म को बचा रहा था, और धर्म को बचाने का जो एक नैरेटिव सेट किया गया है वो किस राजनीतिक दल से है उसको मैं यहाँ पे कुछ कहूं, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इस नैरेटिव के कारण ही आज इस तरह के बेरोजगार युवक किसी न किसी संगठन, किसी न किसी मंडल से जुड़ करके अपने आप को राजनीति रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक परिपाटी चल पड़ी है। आप देखिए, बजरंग दल हो गया, हिंदू सेना हो गया, ऐसी न जाने कितनी अलग अलग सेनाएं जो केवल भावनात्मक रूप से शब्दावली का प्रयोग करके अपने संगठन का नाम रख लेते हैं और फिर भगवा ले लेंगे। और उसके बाद एक नारा लगाते हुए, केवल या तो जय श्री राम वो नारा हो सकता है या कोई अन्य नारा, वंदे मातरम भी आजकल चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की दृश्य ये भारत के सामने, गाजियाबाद में तो हिंदू रक्षा दल, वो पिंकी चौधरी वाला, वो तो जी, खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं। मतलब तलवारें बांटी जा रही भाई। ये मतलब इससे ज्यादा अराजकता का माहौल क्या होगा कि खुलेआम आप किसी को तलवारें बांट रहे हैं। हिमांशु जी, एक बात स्पष्ट रूप से देखिए, इस देश को समझनी चाहिए पहले, चूंकि हम लोग चर्चाएं करते हैं इस पे अक्सर। इन मनोवृत्तियों को बढ़ावा किसने दिया? इन मनोवृत्तियों को बढ़ावा किसने दिया? आज तलवारें बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सरकार इसी तरह संचालित होती रही, देखिए कार्रवाई खाना पूर्ति होती है, दिखावे की आड़ में ले जाते हैं, 151, 716 या हल्की धाराओं में केस लगाया जाता है और उसके बाद ये लोग फिर बेल लेकर के बाहर आ जाते हैं, अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन मनोवृत्तियों को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती है। सीधे सीधे ये संगठन आंख दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को। और इस बात को आप इस तरह से समझिए कि आज तलवारें बांट रहे हैं, कल को क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह यहाँ पे AK-46, AK-56 भी बांटेंगे ये लोग, उस पर भी यही कार्रवाई करेगी पुलिस। भाई, आप मनोवृत्ति को, जब अपराध की शुरुआत होती है तो ऐसी मनोवृत्तियों से होती है। हमारे देश में, इस सरकार में सबसे आश्चर्य की बात, भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है और जब से भाजपा सत्ता में आई है, हर जगह पे हिंदुत्व के नाम पे प्रहार हो रहा है विधर्मियों, दूसरे धर्मों के लोगों। और अब जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो स्वयं ये को, भी पूछता हूं ना सर, मैं तो ये भी पूछता हूं कि सरकार अगर आपकी है, आप वोट देकर जिताया है, उनकी रक्षा की बात करती है, तो फिर खतरे में कैसे है भाई? आपकी सरकार में आपका ही समुदाय खतरे में है, तो फिर आपको जो है चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। देखिए, एक बात समझना, एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए हिमांशु जी। ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो ये बता के आई थी कि धर्म खतरे में है। ये सरकार आई थी राम मंदिर अयोध्या के नाम पर, बाबरी विध्वंस के नाम पर। ये सरकार आई थी लिंचिंग के नाम पर। ये सरकार आई थी कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, इस देश में क्या इससे पूर्व कभी इस तरह की शब्दावली राजनीतिक परिपटल पे कभी मुद्दा बनी, या कभी ऐसे विषयांतर विषय जो हम देख रहे हैं, कभी ऐसे दृश्य दिखाई दिए? जापान के नागरिकों के साथ जो बनारस में हुआ, अब अगर जापान UN या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सामने बैठ करके, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों के सामने बैठ करके भारत के प्रति जब अपने शब्द जाहिर करेगा, तो उससे क्या हमारी छवि प्रस्तुत होगी, मजबूत होगी? इसका जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में अगर ये घटना घटती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है। आप केवल और केवल फायर ब्रांड कहने से फायर नहीं हो जाएंगे। वो गतिविधि आपकी फायर, जो ब्रांड आपको प्रस्तुत किया जाता है, वो आपकी कार्यप्रणाली में भी दिखनी चाहिए। लेकिन विवेक जी, पहले क्या होता था, हिंदू मुसलमान होता था, लेकिन अब तो जी, क्रिश्चियंस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कल को आने आने वाले दिनों में सिखों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं, ये ये जो नैरेटिव, वैमनस्यता पैदा की जा रही है, सभी के लिए पैदा कर दी जा रही है भाई।
देखिए, बहुसंख्यकवाद का एक प्रारूप तय कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, और उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि हम और वो की राजनीति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खुली रूप से संचालित है इस देश में। अगर इस देश में ऐसा नहीं होता तो बीबीसी की, मैं हमेशा ये बात मंच पे कहता हूं, बीबीसी की द गोधरा फाइल जो कि डॉक्यूमेंट्री थी, उसको कभी भी भारत सरकार बैन नहीं करती। अगर भारत सरकार के पक्ष में सारी बातें थी तो बीबीसी ने भी कुछ ऐसा नहीं बनाया होगा जो कि भारत सरकार के खिलाफ रही हो। लेकिन अगर उसको प्रतिबंधित किया गया तो वो सामाजिक समन्वयता के लिए नहीं किया गया, उससे कहीं ना कहीं सरकार को अपनी पोल खुलने का डर था, इसलिए किया गया। और एक बड़ी पार्टी चल पड़ी है हम और वो की राजनीति। खुला एहसास दिलाया जा रहा है, खुला एहसास दिलाया जा रहा है कि हम और वो की परिपाटी चलेगी उत्तर प्रदेश में, या जहां जहां भाजपा के शासित राज्य हैं। और जो आपने एक बात कही कि पहले हिंदू मुस्लिम, पहले भी हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे, पहले भी भाजपा ही थी जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को सेट करके अपनी राजनीति को चमकाती थी। जैसे महाराष्ट्र का 1992 का आपको याद होगा, 92 93 के बीच में जो दंगे हुए थे, तब वहां पे शिवसेना भाजपा की सहयोगी दल हुआ करती थी। और उस समय भी जो भाजपा ने तांडव मचाया वहां पे, वो परिपाटी, वो दंगा मैं बता रहा हूं बहराम बाग से शुरू हुआ था। हमारे आदरणीय केपी मलिक साहब बैठे हुए हैं, उनको पता होगा उस कहानी के वृत्तांत के बारे में। वो बहराम बाग से दंगा शुरू हुआ था, और ऐसे ही नारों को लगा करके उस समय भी हिंदू संगठन और इस तरह की बातें सामने आई थी। लेकिन उस दंगे ने महाराष्ट्र को इतना जलाया कि उसकी आंच पूरे देश में पहुंची। तो ये देखिए परिपाटी है। मेरा ये मानना है कि आज हम जहां खड़े हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए या भारत को विश्वगुरु देखना हो, तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिपाटी से पहली बात तो बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो बात आती है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है दंगे नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा रखना चाहता हूं आपके मंच पे, एनसीआरबी का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 15,130 मामले दर्ज होते हैं। बड़ी गंभीरता से समझिएगा। और इसमें 21 के बाद 13,146 मामले थे, जो 22 में बढ़ करके 16%, 15,368 हो गए। और 23 के आंकड़ों में ये आंकड़े और बढ़ोतरी करते हुए 27% की वृद्धि लेते हुए उससे भी आगे निकल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का लगातार रवैया सरकार अपना रही है, कानून व्यवस्था केवल और केवल कागजों पे गुलाबी दिखाई दे रही है। 2 दिन का अभी देखिए पुलिस सम्मेलन किया गया। कार्यकारी बल जिसकी जिम्मेदारी होती है, दरोगा से कांस्टेबल तक जो पुलिसिंग को संचालित करते हैं, उनके साथ नहीं, आईपीएस के साथ बैठ करके एसी ऑफिस में पुलिसिंग पे चर्चा हो रही थी, और अधिकारियों को रिवॉर्ड दे करके ये पुलिसिंग को मजबूत किया जा रहा था। तो ये अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे भी दयनीय होगी। जातिवाद का जो चरमोत्कर्ष इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खड़ा किया है, ये उसका प्रतिकार है, ये उसका परिणाम है। कभी हिंदू, कभी ठाकुरवाद, इस तरह की जो जातियों का आधार बना करके उत्तर प्रदेश में योगी जी अपनी राजनीति साथ रहे। देखिए मैं हमेशा कहता हूं सदनों में 3 जातियों का नाम लेते हैं, केवल मुस्लिम का नाम ले लेंगे, यादव का नाम ले लेंगे, ब्राह्मण का नाम ले लेंगे, और कोई जाति उनको दिखती भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है आम आदमी को समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो? उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना सबसे बड़ी बात तो ये है ना। विवेक जी, गलत कह रहा हूं क्या? हिमांशु भाई, 2 प्रमुख घटनाओं से मैं इस बात का स्पष्टीकरण दूंगा। अभी तो हम तलवारें बांटने की बात कर रहे थे। हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जो स्वयं को घोषित करते हैं मठाधीश, उनका बयान आ चुका है। क्या बयान आता है वो बता देता हूं। तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। तो मुझे लगता है बात तो और आगे निकल गई। अब तो स्लीपर सेल या आतंकवादियों की तरह, आईएसआई की टुकड़ियों की तरह से चलिए अब आतंकवादी दस्तों में परिवर्तित हो जाए। हिमांशु मिश्रा यहाँ क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप युवा हैं, धर्म बचाइए, चलिए तिलक लगाइए और बम बांधिए और चलिए आत्मघाती दस्ते में परिवर्तित हो जाए। विवेक पांडे भी चले आपके साथ। ये परिपाटी कौन पैदा कर रहा है? आप सबसे बड़ी बात समझिए, जहां पे कानून व्यवस्था का राज होता है वहां पे इस तरह की बयानों को संरक्षण देना, यही कहीं ना कहीं आपराधिक मनोवृत्ति को बढ़ाने का पोषक और कारक होता है। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से आपके मंच पे रखना चाहता हूं। और दूसरी एक घटना जिसका मैंने जिक्र किया, अंसल सिटी का मामला एक आया है, चूंकि अब उसमें एफआईआर भी हुई है, मैंने सुनने मिल रहा है। लखनऊ सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र के स्वास्तिका सिटी में जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पति विनय सिंह स्वास्तिका सिटी में अपने प्लॉट के बजाय कॉलोनी के रास्ते पे निर्माण करवा रहे थे। अब जब कॉलोनी का आम रास्ता आप बंद करेंगे तो क्या वहां के नागरिक विरोध नहीं करेंगे कॉलोनी के जो पहले से रह रहे हैं? और जब उन लोगों ने प्रतिकार किया तो मौके पे पुलिस पहुंची और कॉलोनी वालों पे ही दीवार गिराने की एफआईआर कर दी गई। तो ये तो सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी ना कि ये जिस तरह का सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में बढ़ावा जिस मनोवृत्ति को दिया जा रहा है, उसके पोषक और संरक्षक कौन है?
आप एक अवैध निर्माण, आप एक सामाजिक रास्ते पे, एक कॉलोनी के रास्ते पे निर्माण करा के फिर अगर वो उसको ध्वस्त कर देते हैं कॉलोनी के लोग, पहली बात तो वो निर्माण अवैध था, पुलिस को वहां संरक्षित नहीं करना चाहिए था। फिर पुलिस ने जब संरक्षित किया तो कॉलोनी ने एक्शन लिया, तो कॉलोनी वालों पे एफआईआर करा दी। तो भैया आएंगे जाएंगे कैसे? कि आप किसी को बंधक बनाना चाहते हैं? तो कहने का एक आशय मेरा सिर्फ इतना है, इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं, कैसा कानून का राज? कल को हिमांशु मिश्रा के गेट के सामने मैं ला करके एक नई बाउंड्री खड़ी कर दूं, कैसा कानून का राज? हिमांशु मिश्रा पे उल्टी एफआईआर हो जाएगी अगर उस बाउंड्री को गिरा के वो पुलिस स्टेशन तक चले गए कि आपने मेरा निर्माण गिरा दिया। केपी मलिक साहब के घर के बाहर में खड़ा कर दूं ला करके, तलवारों की एक जखीरे को लगा दूं और बोलूं वहां पे तलवारों की सेल चालू कर दूं, तो केपी मलिक साहब मेरा विरोध करेंगे तो मैं कह दूंगा कि धर्म पे प्रहार कर रहे थे। ये मनोवृत्ति कहां से आ रही है? ये मनोवृत्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की परिचायक है, कहीं ना कहीं सामयिक कानून व्यवस्थाओं के ध्वस्त होने का परिचय है। कानून व्यवस्था का मात्र केवल उद्देश्य एनकाउंटर नहीं होता। ये जो एनकाउंटर में एक गोली मार करके लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है और बताते हैं कि हमने इतना एनकाउंटर कर लिया, तो मेरा कहना है कि आईपीसी सीआरपीसी हट गया, बीएनएस के प्रावधानों को हटा करके केवल एक लाइन, एक वाक्य लिख दीजिए ना कि फला फला कानून है, फला फला घटनाओं में सीधे एनकाउंटर होगा। प्रोसीडिंग की जरूरत क्या है? क्यों कानून कोर्ट का समय खराब हो? क्यों वकालत पढ़ करके लोग एआईबी का एग्जाम दे करके लाइसेंस लें? क्या जरूरत है लीगल प्रोसीडिंग की? क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की? और आज तो एक उससे भी निकृष्ट घटना उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, देखने मिल रही है। जिस उन्नाव कांड को लेके इतना बवाल मचा, एक वीडियो वायरल किया जा रहा है ये बता के कि वही पीड़िता है जो उन्नाव कांड में जिसका रेप हुआ था। सबसे बड़ा क्राइम है किसी भी रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करना। अब मुझे नहीं पता कि ये वास्तविक वीडियो उसी का है कि नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार, उन्नाव का प्रकरण है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेती है तो क्या कहेगी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है? नहीं ये मनोवृत्ति कहां से आएगी? तो आप कह रहे हैं, उससे पहले कई ऑडियो भी वायरल हो रहा है कि ये देखिए पीड़िता और चाचा के बीच ऐसी ऐसी बातें हो रही थी और किस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, केवल कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उस पीड़िता का इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को और मजबूत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। ये जो निरस्त की गई है, इस पूरी प्रार्थना जमानत प्रार्थना पत्र को ही निरस्त करने की आवश्यकता है अब, क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है ये कहीं ना कहीं किया जा रहा है कुलदीप सेंगर के परिप्रेक्ष्य में, और कुलदीप सेंगर के परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरह का कृत्य किया है तो उनकी बिना सहमति के ये नहीं हो सकता। ये मेरा जवाब मैं ये चाहूंगा, हमारे दर्शक कह रहे हैं बीएसपी की सरकार बनेगी तभी सब कुछ ठीक होगा, आपको भी दरकिनार कर रहे हैं, आपकी सरकार में भी यही सब होता है। नहीं देखिए, हमने तो जो कानून व्यवस्था में कार्य किया, जिस कानून व्यवस्था की बात आज हो रही है ना उत्तर प्रदेश में, सिग्नेचर बिल्डिंग में बैठ करके जो 2 दिन पुलिस मंथन किया गया वो भी हमने बनवाई, चलिए ठीक है, वो तो एक भवन है, लेकिन डायल 112 की बात करिए, डायल 112 का रिस्पांस टाइम घटाने की बात करिए, चाहे जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन चालू की थी, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार हमने कानून व्यवस्था की दिशा में काम करने का प्रयास किया, और उसको जिस तरह से विपक्ष में रह करके भाजपा ने आलोचित किया, आज भाजपा की परिपाटी क्या सेट कर रही है? रैंडम किसी थाने में घूम लीजिए। आप थोड़े निष्पक्ष नहीं हो पा रहे, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। देखिए, 2 बातें कहूंगा। एक तो मायावती जी की ये शासनकाल में जब सरकार जा रही थी उस समय अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बॉर्डर स्कीम नहीं लगाई गई होती कार्यकारी बल के लिए, तो आज कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लगता है कि बहुत अच्छे और इससे बेहतर व्यवस्था दे पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो क्रिसमस के मौके पे बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने भारत में किया है, उसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। एक पहली घटना मेरे सामने आई है जिसमें कनाडा में बताया जा रहा है कि हिंदुओं पे हमले शुरू हो गए हैं और ईसाई ले रहे हैं चर्च का बदला, और वहां पे एक हिंदू महिला की निर्मम हत्या हुई है, और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से वो सरकारें हैं जो अपने राज्यों में इस तरह की मनोवृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं और इस तरह के मनोवृत्ति को और इस तरह के कट्टरपंथियों को संरक्षित करने का काम कर रही हैं। ये यकीनन उसका प्रतिकार है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप भारत में बहुसंख्यक हैं, लेकिन जो भारत की परिधि के बाहर हमारे हिंदू अल्पसंख्यक परिधि में है, भाजपा के और हिंदू संगठनों के भड़काऊ भाषणों का और उनकी प्रतिक्रिया का कहीं ना कहीं खामियाजा उन अल्पसंख्यक हिंदुओं को भोगना पड़ता है जो हमारे देश के बाहर है।